हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन द सब्जेक्ट ऑफ बिजनेस लॉ हमने एलएलपी को कवर करा है। एलएलपी के और 2-3 वीडियोस आने बाकी हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर कर लूँगी। आज इस वीडियो लेक्चर में हम फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में कवर करेंगे। फैक्ट्रीज एक्ट का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, उसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, डेफिनेशंस कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक्ट किस चीज़ के साथ डील कर रहा है, फिर साइलेंट फीचर्स देखेंगे एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट भी हम इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक करिएगा, वहाँ पे एनईपी से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज सोशल legislation enacted by the Indian Parliament to regulate labor in factories. It primarily focus on ensuring the health, safety, वेलफेयर एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन फॉर द वर्कर्स। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फैक्ट्रीज एक्ट है, तो वहाँ पे किससे रिलेटेड बात हुई होगी, वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स की हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, वर्किंग आवर्स कंडीशन कैसे, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन कैसी है, उन सब से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया है कि कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कौन सी चीज़ वर्कर को प्रोवाइड करनी है। This act consolidated and amended the law regulating labor in factories and is one of the earliest piece of the labor legislation in India. Obviously ये हमें आज़ादी के टाइम से ही ये एक्ट हुआ है। तो enacted on 23rd September 1948 and come into the force 1st April 1949। तो ये दोनों एक्ट की डेट्स भी आपको याद रखनी है। फिर एडमिनिस्ट्रेड बाय, तो किसके द्वारा करा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखते हैं। तो फर्स्ट है फैक्ट्री की डेफिनेशन क्या कहती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन एम, अ प्रेमाइसेस वेयर, मतलब एक जगह जहाँ पे 10 or more workers are working with aid of power और 20 or more workers are working without the aid of the power। मतलब जहाँ पे कोई मशीनरी होगी, ठीक है, मशीनरी की मदद से कुछ काम होता होगा, तो वहाँ पे 10 लोग होंगे तो हम उसको फैक्ट्री बोलेंगे, या तो विदाउट मशीनरी मतलब ह्यूमन हैंड से कुछ काम हो रहा है तो वहाँ पे 20 लोग होंगे तो हम उसको फैक्ट्री बोलेंगे। एंड द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज़ कैरिड ऑन, वहाँ पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होनी चाहिए। फिर वर्कर मतलब क्या, सेक्शन 2 सबसेक्शन आई बोल रहा है कि अ पर्सन एम्प्लॉय डायरेक्टली और थ्रू द एजेंसी इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्लीनिंग ऑफ मशीनरी और एनी अदर वर्क इंसिडेंटल टू और कनेक्टेड विथ इट, नॉट इंक्लूडिंग अ मेंबर ऑफ द आर्म फोर्सेस। ठीक है, तो ये आर्म फोर्सेस के इंक्लूड नहीं करता है। बाकी सभी चीज़ें जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो गई, क्लीनिंग ऑफ मशीनरी हो गई, वहाँ पे अगर किसी पर्सन को हमने एम्प्लॉय करा हुआ है डायरेक्टली या फिर थ्रू द एजेंसी, वहाँ पे सभी चीज़ें उस पर इंक्लूड हो जाएंगी। फिर ऑक्यूपायर की डेफिनेशन क्या है, द अ पर्सन who has the ultimate control over the affair of the factory. In case of the company, director is considered the occupier। ठीक है, ऐसा फैक्ट्री एक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ फैक्ट्री पे ही है, इन जनरल में भी उसके जो कुछ रेगुलेशंस हैं वो सब पे लागू होते हैं, लाइक वर्किंग आवर कैसे होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन कैसे होनी चाहिए, ये सब। तो यहाँ पे ऑक्यूपायर मतलब क्या होगा, जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होगा सभी चीज़ों पे, ठीक है, कि वो सभी चीज़ें देख रहा है और संभाल रहा है। तो कंपनी में कौन होगा, डायरेक्टर, तो डायरेक्टर को हम बोलेंगे ऑक्यूपायर। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेक्शन 2 सबसेक्शन के, एनी प्रोसेस इन्वॉल्विंग, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन सी होगी, प्रोसेस है मतलब कुछ वर्किंग चीज़ें हैं, लाइक मेकिंग हो गया, अल्टरिंग हो गया, रिपेयरिंग, और फिर ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग अप और अदरवाइज ट्रीटिंग एनी आर्टिकल विथ व्यू टू इट्स यूज़, सेल्स, ट्रांसपोर्ट, डिलीवरी और द डिस्पोजल। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम मैन्युफैक्चरिंग में इंक्लूड करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसे अगर डेफिनेशन आपको पूछी जाए तो ये पूरा जो स्लाइड दिख रही है वो आपको लिखना होगा। फिर उसमें आ जाएगा पंपिंग ऑयल, वाटर और सीवेज, जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और ट्रांसमिटिंग पावर, ये सब, प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी और अदर प्रोसेस, इन सभी चीज़ों को भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ही आती है।
फिर पावर की डेफिनेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मैकेनिकली ट्रांसमिटेड एंड नॉट जनरेटेड बाय ह्यूमन और एनिमल एजेंसी। ठीक है, मशीनरी की मदद से अगर पावर जनरेट हुई है हम उसको ही पावर बोलेंगे, ह्यूमन एंड एनिमल एजेंसी की मदद से नहीं हुई है उसको हम पावर नहीं बोलेंगे। फिर नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्ट को लाने के पीछे। तो फर्स्ट, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, वर्कर की सेफ्टी के लिए। फिर टू मेंटेन द हेल्थ एंड हाइजीन विद इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस। टू प्रोवाइड वेलफेयर एमिनिटीज टू द वर्कर। ठीक है, उन वर्कर बेचारे वहाँ पे काम करें, उनको नहीं पता है कि ये चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है, उनको ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करनी ही चाहिए, उनका वो हक है। टू रेगुलेट द वर्किंग आवर्स, लीव्स एंड ओवरनाइट ऑफ दी ओवर टाइम ऑफ दी वर्कर्स। ठीक है, वर्किंग आवर कितने होने चाहिए, लीव्स कितनी उनको मिलनी चाहिए, पेड लीव्स कितनी मिलनी चाहिए, अगर वर्कर कोई ओवर टाइम कर रहा है तो उस ओवर टाइम के लिए उसको कितना पे मिलना चाहिए, वो सब चीज़ें भी एक्ट में मेंशन करी गई है। टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स फ्रॉम एक्सप्लोटेशन बाय द एम्प्लॉयर्स। ठीक है, एम्प्लॉयर उससे ओवर टाइम करवा रहा है और उसके बदले में उसको एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं दे रहा है, तो उसका वो शोषण कर रहा है, तो उसके एक्सप्लोटेशन के बदले में उस वर्कर के पास राइट है कि वो अपना हक मांग सकता है। फिर टू इम्पोज द ड्यूटीज़ ऑफ एम्प्लॉयर्स फॉर द सेफ़ एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन। तो वहाँ पे भी वर्किंग कंडीशन मतलब वॉशरूम वगैरह होनी चाहिए, पीने के पानी की सहूलियत होनी चाहिए। ठीक है, अगर वहाँ पे लेडीज़ वर्कर काम कर रही है तो उनको इस तरह से सुविधा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें मेंशन करी होगी। फिर दी एक्ट डील्स विद क्या कौन कौन सी चीज़ से के साथ वो कनेक्टेड है। तो फर्स्ट है हेल्थ के साथ। हेल्थ में क्लीनिनेस, डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, वेंटिलेशन, लाइटिंग एक्सेट्रा। ठीक है, जो फैक्ट्री है वहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन की मतलब सहूलियत होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे ऐसे सफोकेशन जैसा नहीं फील होना चाहिए। वहाँ पे वेस्ट की प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए कि आपको किस तरह से वेस्ट को डिस्पोज करना है, क्लीन होना चाहिए पूरा प्रीमाइस। फिर सेफ्टी से रिलेटेड हम बात करें तो फेंचिंग ऑफ मशीनरी, प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर एक्सेट्रा। तो सेफ्टी, ठीक है, अचानक से अगर आग लग जाएगी तो क्या आपके पास प्रिकॉशन है, या तो फिर मशीनरी ख़राब हो गई या फिर मशीन में किसी का हाथ वगैरह आ जाता है, हमने सुना ही होगा, तो वहाँ पे किस तरह से फिर वर्कर्स को उसकी जान बचानी है, तो वो सब चीज़ें सेफ्टी में आ जाएगी। फिर ये सब चीज़ें हम इन डिटेल भी नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, फिर वेलफेयर है तो वेलफेयर में कैंटीन, रेस्ट रूम होना चाहिए, क्रैचेस की सहूलियत होनी चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा लग गया पैर में तो वो चल नहीं पाएगा तो क्रैचेस की सहूलियत होनी चाहिए, रेस्ट रूम भी होना चाहिए स्पेशली फॉर दी वीमेन एम्प्लॉयज़। फिर कैंटीन की सहूलियत होनी चाहिए। ठीक है, वर्किंग आवर्स कैसे है, डेली एंड वीकली आवर्स के लिए एंड स्प्रेड ओवर इंटरवल्स फॉर द रेस्ट। ठीक है, पूरे वर्किंग आवर में आपको अगर लंच टाइम कितने टाइम देना है, बीच में टी ब्रेक कितने टाइम का देना है, ठीक है, वो सब भी इसमें आ जाएगा। फिर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द वुमेन एंड चिल्ड्रन, रिस्ट्रिक्शन एंड द कंडीशन फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किन वुमेंस को एम्प्लॉय देना चाहिए, कितने साल तक के बच्चों को हम काम पे रख सकते हैं, वो सब कंडीशंस भी वहाँ पे लिखी गई है। फिर एनुअल लीव विथ द वेजेस, प्रोविजंस फॉर द पेड लीव की कितनी सहूलियत है वो भी मेंशन होगी। फिर इंस्पेक्टर एंड द पेनल्टीज़, जहाँ पे पावर ऑफ इंस्पेक्टर एंड द पेनल्टीज़ फॉर द नॉन कंप्लाइंस। ठीक है, अगर आपको सब चीज़ें मेंशन करी गई है फिर भी एम्प्लॉयर ने वो चीज़ें फॉलो नहीं करी तो उसके बदले में उसको कितनी पेनल्टीज़ लगेगी, और इंस्पेक्टर सभी चीज़ों को चेक करने आ रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ें मतलब रेडी होनी चाहिए, वो सभी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। फिर साइलेंट फीचर्स क्या है, तो ये एक्ट का मतलब लाने का पीछे का रीज़न, तो जहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज इज़ मैंडेटरी। ठीक है, कि सब रजिस्ट्रेशन करवाएं। फिर एम्पसाइज ऑन द हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भार रखा गया है कि हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स फॉलो करे जाएँ एम्प्लॉयज़ की। फिर स्पेसिफिक मैक्सिमम वर्किंग आवर्स मेंशन हो, जहाँ पे नॉट मोर देन 48 आवर्स अ वीक एंड 9 आवर डेली। कम से कम आपको 9 घंटे ही उससे वर्क करवाना है, अगर 9 घंटे से ज़्यादा है तो वो वर्किंग आवर्स में आ जाएंगे। फिर प्रोहिबिट द चाइल्ड लेबर बिलो द 14 ईयर्स ऑफ द एज, 14 साल से कम वाले एज वाले बच्चों को आपको काम पे नहीं रखना है। फिर नाइट शिफ्ट है तो वहाँ पे फॉर द वुमेन वर्कर्स रिस्ट्रिक्टेड एंड द रेगुलेटेड। ठीक है, वुमेन वर्कर को नाइट शिफ्ट में आपको नहीं रखना है। फिर प्रोविजंस फॉर द वेलफेयर ऑफिसर इन द लार्ज फैक्ट्री,
फिर इस्टेब्लिशेस द अपॉइंटमेंट एंड पावर ऑफ द फैक्ट्री इंस्पेक्टर, ठीक है, उसके पास कितनी अपॉइंटमेंट करने की पावर है उसके पास, किस तरह से उसको उस चीज़ को मतलब क्या बोलते हैं हम कि उस चीज़ को किस तरह से अपॉइंट करेगा, चीज़ों को इंस्पेक्ट करेगा, ठीक है। फिर एनुअल हेल्थ चेकअप फॉर द वर्कर्स इन हैज़ार्डियस प्रोसेस, अगर आपकी फैक्ट्री कुछ हैज़ार्डियस प्रोसेस कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो वहाँ पे आपको एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना है वर्कर्स का, वहाँ पे आप उनका कुछ इंश्योरेंस वगैरह भी ले सकते हो। फिर ये एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है, एनी फैक्ट्री एम्प्लॉय द 10 और मोर वर्कर्स एंड यूजिंग पावर, फिर एनी फैक्ट्री एम्प्लॉइंग 20 और मोर वर्कर्स विदाउट यूजिंग पावर, ठीक है। सभी जगह पे ये एक्ट लागू होगा, कहाँ पे नहीं होगा, स्पेशली माइंस के लिए अलग है, कवर्ड अंडर द माइंस एक्ट, एंड द मोबाइल यूनिट पे भी नहीं होगा, एक्सेप्ट दोज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल करी जाती है, उसके अलावा के कोई मोबाइल यूनिट है तो वहाँ पे भी ये एक्ट लागू नहीं होगा। आई होप सो इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।